जीत सिंह नेगी के रचना संसार के चर्चा की शुरुआत हम एक किस्से से करते हैं, किस्सा जो हमें गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने सुनाया था। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। एक बार दुबई में मैं प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग, उनको 40-50 साल हो गए थे वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई नेगी जी, आपका उस प्रोग्राम में मिलने आए मुझे वो ग्रीन रूम में। उन्होंने कहा कि यार आपके गाने तो हम लोगों को मिल जाते हैं, कैसेट जब जाते हैं इंडिया कैसेट लेके आ जाते हैं, लेकिन हमारे ज़माने के एक कलाकार थे जीत सिंह नेगी। अच्छा। जिन्होंने तू होली बीरा उची डांडियों माँ घसियारी का भेस माँ, है ना, और घास काटी की प्यारी छैलाई रुमुक। 49 में उनका ग्रामोफोन रिकॉर्ड बन गया था। ओह। 49 में गढ़वाली गीतों का अच्छा। ग्रामोफोन रिकॉर्ड बन गया। तो मैंने कहा मैंने कहा वो ऐसी अवस्था में हैं, वो उनका तो कैसेट अब बन ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड, वो अब नेगी जी के पास भी नहीं थे, वो उन्होंने रखा भी नहीं था अपने पास। तो फिर मैं जब देहरादून में पोस्टेड था तो फिर मैंने शायद 91-92 की बात होगी, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा उनके पास। ये बात मैंने उनसे कही कि लोग आपको ढूंढते हैं, आपके उन गानों को, लेकिन आपके गाने मार्केट में नहीं हैं, वो सुनना चाहते हैं लेकिन कहाँ से सुने, कैसे सुने। तो मैंने कहा एक प्रस्ताव है, अगर आप स्वीकृति दें। मैंने कहा गीत आपके होंगे, कंठ मेरा होगा। अच्छा। अब मैं ये कैसेट बनाता हूँ एक। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि यार, अच्छा, बोला अगर ये कर दो यार नेगी जी तो मेरे गीत दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ। कहने की परमिशन, उन्होंने अपना पूरा गीतों का रजिस्टर मुझे थमा दिया कि इसमें जो गीत आता है वो जान ले। अच्छा। तो फिर मैं वो गीत ले गया, फिर टी सीरीज़ में मैंने वो गीत रिकॉर्ड किए और तू हली बीरा के नाम से। अच्छा। और फिर मैंने उन्हीं के अंदाज में गाने की कोशिश की जैसा उनका था, ताकि लोगों को लगे कि वो है। और पीछे उनका फ़ोटो दिया एक कैसेट के बाहर उसमें, और फिर वहाँ से मैंने कहा कि इसके लेखक को पैसे देने हैं। अच्छा। है ना। तो फिर कंपनी से मैं किस तरह से उस समय में 25,000 रुपये का चेक लेके आया। वो मैंने जीत सिंह नेगी जी के हाथ में रखे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कह लगे यार, मैंने ज़िंदगी में कभी जो है किसी ने मुझे ऐसा वो नहीं दिया जो आपने दिया है मुझे। मैंने कैसेट बैंड की, मैंने कहा मैंने ये बनाया, आप खुश हैं? तो बहुत खुश हुए वो, क्योंकि पीछे उनका फ़ोटो था, आगे किनारे मेरा फ़ोटो था। तो मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि आपके गाने लोगों के पास वैसे ही रहें जैसे मेरे गाने रहते हैं। तो बहुत खुश हुए और वो पैसा उनको दे के मुझे भी संतुष्टि मिली। एक कलाकार को उसकी मेहनताना मिला है। तू होली ऊंची डांडियों में बीरा घसियारों का भेस माँ, खुद माँ तेरी सड़कों पर मैं रूणू छो परदेस माँ। गढ़वाल में जब भी यह गीत बजता है, लोग के सारे बिंब एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं। पहाड़ की ऊंची डांडी काठी से निकलने वाली अलग अलग तरह की लोक स्वर लहरियाँ किस तरह से सबके भोगे यथार्थ की कहानी कहने लगती है, पता ही नहीं चलता। लोक को आत्मसात करने की ये विशिष्टता ही किसी रचनाकार को युगों युगों तक याद करने का रास्ता खोलती है। लोग उसमें अपनी आकांक्षाओं को देखने लगते हैं, एक कालखंड में ही नहीं बल्कि दशकों तक, शताब्दियों तक। किसी भी लोक रचनाकार को उनकी जन्म शताब्दी में याद करने का मतलब है उसकी सृजित उन सभी विधाओं को प्रतिबिंबित करना जो कालजयी हैं और हर कालखंड में सुनी, सुनाई, गाई, देखी और पढ़ी जा सकती हैं। इस तरह के रचनाकार किसी युग में ही जन्म लेते हैं जो साहित्य, संगीत, भाषा, कला, रंगमंच में एक साथ न केवल हस्तक्षेप करते हैं बल्कि बहुत गहरे तक उनकी जड़ों को सींचते भी हैं। उत्तराखंड के कालजयी गीतकार, गायक, नाटककार और रंगकर्मी जीत सिंह नेगी की जन्म शताब्दी उत्तराखंड की लोक विधाओं की एक ऐसी यात्रा है जिसने युगों युगों तक के लिए लोक के कई पड़ाव गढ़े हैं। उनकी रचनाएं लोक विधाओं का दस्तावेज है। जीत सिंह नेगी जी की जन्म शताब्दी पर कृतज्ञतापूर्ण नमन।
नमस्कार, मैं हूं उदिता देवरानी और आप देख रहे हैं बारामासा की विशेष प्रस्तुति विरासत। जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के एक ऐसे रचनाधर्मी हैं जिनको हम कई रूपों में जानते हैं। उनकी रचनाओं का व्यापक फैलाव है। गीत से लेकर कविताओं तक, नाटकों से लेकर गीत नाटिकाओं तक, संगीतकार से लेकर अभिनय तक उनके कई आयाम हैं। जीत सिंह नेगी के गीतों को सुनकर कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब देश में आज़ादी की लड़ाई अपना आकार ले रही थी। गढ़वाल में भी आज़ादी के लिए युवाओं की एक नई जमात तैयार हो रही थी। कुली बेगार आंदोलन, पेशावर विद्रोह और तिलाड़ी कांड जैसी समाज को चेतन करने वाली घटनाएं हो रही थी। उसी दौर में 2 फरवरी 1925 के दिन पौड़ी जनपद के पेडलस्यूं पट्टी के अयाल गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुल्तान सिंह नेगी और माता का नाम रूपदेई था। उनका बचपन अपने पिता के साथ सुदूर म्यांमार यानी बर्मा में बीता। जीत सिंह नेगी को बचपन से ही गीत संगीत का शौक था। जब किसी चीज़ के प्रति लगन और समर्पण हो तो रास्ते भी अपने आप निकल ही आते हैं। उनके साथ भी यही हुआ। उनके रचनात्मक जीवन में पहला मोड़ 1949 में तब आया जब यंग इंडिया ग्रामोफोन कंपनी ने उन्हें गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई बुलाया। उस समय जब संचार के साधन आज की तरह नहीं थे, ये किसी कलाकार के लिए छोटी बात नहीं थी। जीत सिंह नेगी की ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग ने उनके आगे के सफ़र के लिए एक पड़ाव का काम किया। इस उपलब्धि ने उनके अंदर के रचनाकार को और सुदृढ़ किया। उनकी रचनाओं में लोगों तक पहुंचने की ताकत के साथ इतनी मौलिकता भी थी कि उनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीत तू होली ऊंची डांडियों मबीरा घसियारी का भेसमा को साल 1961 की जनगणना में सबसे लोकप्रिय पहाड़ी लोकगीत के रूप में दर्ज किया गया। जीत सिंह नेगी उस समय दुनिया भर के जिन बहुचर्चित और प्रतिष्ठित संगीत संस्थानों में पहुंच गए थे, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। उस समय की बड़ी कंपनियों HMV और कोलंबिया ने क्रमशः 1957 और 1964 में 8 गढ़वाली गीत रिकॉर्ड कर कीर्तिमान स्थापित किया, जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आज भी बरकरार है। जीत सिंह नेगी जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने रचनात्मकता की हर उस विधा को छुआ जिसने उन्हें एक कालजयी रचनाधर्मी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने न केवल गीत लिखे, गाए और संगीतबद्ध किए, बल्कि उनका सांस्कृतिक दृष्टि से भी बड़ा योगदान रहा है। इनमें गीत नाटिका लेखन, मंचन और निर्देशन भी शामिल है। उन्होंने उत्तराखंड के लोक आख्यानों को लेकर बहुत सारी गीत नाटिकाएं लिखी और मंचित की। उनके इस योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है कि उन्होंने नाटकों के संवादों में गेयता और गीतात्मकता को प्रभावी तरीके से लोकप्रिय बनाया। नाटकों में गेयता और गीतात्मकता बनाए रखने के पीछे उनका तर्क था कि इससे स्थानीय उच्चारण और भेद जनित असहजता नहीं रहती। एक नाटककार के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखंड में नाटकों के इतिहास में उनकी कृतियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके प्रमुख नाटकों में भारी भूल, मलेथा की कूल, जीतू बगड़वाल, रामी, राजू पोस्टमैन प्रमुख हैं। भारी भूल का पहला मंचन गढ़वाली भ्रातृमंडल मुंबई द्वारा साल 1952 में किया गया था। ये नाटक काफ़ी चर्चित हुआ। बाद में 1954 से 55 में इसका मंचन दिल्ली में हिमालय कला संगम द्वारा किया गया। इसके बाद देश के कई अन्य शहरों में भी इस नाटक का मंचन हुआ।
मलेथा की कूल नाटक वीर भड़ माधो सिंह पर केंद्रित था। इसका मुंबई, दिल्ली, देहरादून के अलावा देश के विभिन्न शहरों में 18 बार मंचन हुआ। उन्होंने 14वीं रात और खलीफा फिल्म के सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया और आकाशवाणी से भी उनके नाटकों का प्रसारण हुआ। जीत सिंह नेगी ने अपनी रचना यात्रा में न केवल अपने गीत लिखे गाए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए मंच भी तैयार किए। जीत सिंह नेगी पहले गढ़वाली गायक हैं जिनके गीतों का प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से साल 1955 में हुआ था। इस तरह की शुरुआत ने लोक गीतों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मंच तैयार किया। जीत सिंह नेगी ने अपनी आभा को कई स्तरों पर आलोकित किया। एक गीतकार के रूप में उन्होंने 3 गीत संग्रह गीत गंगा, जौल मंगरी और छम घुंघरू बाजला की रचना की। संस्कृति विभाग ने उनका गीत संग्रह म्यारा गीत नाम से प्रकाशित किया। उनके रचना कर्म का समय काफी लंबा रहा। साल 1942 से लेकर 1987 तक 45 साल वे गायन और रंगमंच में सक्रिय रहे। 40 से 70 के दशक तक को गढ़वाली गीत काव्य और गीत नाट्य इतिहास में जीत सिंह नेगी युग भी कहा जा सकता है। उनके गीतों के कारण देश के विभिन्न शहरों में प्रवासी संस्थाओं ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया। पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए उनके गीत एक तरह से पहाड़ी जीवन का प्रतिबिंब थे। जब संचार के साधन बहुत कम थे, उस दौर में काले तवे की तरह घूमने वाले ग्रामोफोन के रिकॉर्ड से निकलते गढ़वाली गीतों ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया। संवेदनाओं को स्पंदित करने वाला उनका संगीत किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये उनके गीतों का ही जादू है कि जिन लोगों ने उन्हें कभी देखा भी नहीं, वे भी उनकी दिलकश आवाज़ को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकते। बावजूद इसके कि उस समय तक ग्रामोफोन की पहुंच गांव-गांव तक नहीं थी, आकाशवाणी ने जीत सिंह नेगी जी की आवाज़ को घर-घर तक पहुंचाया और उनके प्रशंसक उन्हें गढ़वाली के सहगल भी कहने लगे थे। गढ़वाली गीत हालांकि जीत सिंह नेगी के जन्म से लगभग 100 साल पहले से रचे जा रहे थे, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि गढ़वाली गीत काव्य को मात्रात्मक विस्तार जीत सिंह नेगी ने ही दिया, और न सिर्फ विस्तार दिया बल्कि मधुर संगीत देकर उसे कर्णप्रिय भी बनाया। कई लोगों को इस बात का बहुत मलाल है कि जीत सिंह नेगी जी अपने जीवन का शतक बनाने में चूक गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने गढ़वाली गीतों के जिंदा शतकीय दस्तावेज को सृजित किया। वे एक ऐसा दस्तावेज थे जिसने गढ़वाल के गीत, संगीत और गीत नाटिकाओं के माध्यम से यहाँ की गौरवपूर्ण गाथाओं को देश भर में प्रतिष्ठा दिलाई। ये वो समय था जब देश दुनिया में गढ़वाल की पहचान गढ़वाल राइफल्स से ज़्यादा कोई खास नहीं थी। जीत सिंह नेगी के गीतों का महत्व सिर्फ लोक रंजना के हिसाब से ही नहीं है, बल्कि उनके गीतों में गढ़वाल का वो कालखंड संरक्षित है जिसमें प्रिंट मीडिया और संचार की पहुंच बहुत कम थी, बल्कि यहाँ के सामाजिक आर्थिक पक्षों पर तब विश्वविद्यालय में शोध करने वाले शोधार्थी भी चुप थे, जिन्हें अपनी धरोहरों के प्रति बहुत आत्मविश्वास नहीं था। जीत सिंह नेगी के कुछ गीत उन फोटोग्राफ की तरह हैं जो गढ़वाल की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें से जौल मंगरी संग्रह का एक गीत है जिसमें लोगों के उस कष्टमय जीवन का वर्णन है जिसे वह कई सारी झंझावतों के साथ जीते हैं। इस गीत में लोगों द्वारा अपने स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता और उसमें भी तमाम तरह के अभाव ऐसे छुपाने के बाद भी नहीं छुपते। उसमें जीवन जीने की कष्टकारी दास्तान है तो संघर्षों का दस्तावेज भी है। इस गीत में कई तरह से हम एक गांव का चित्र देख सकते हैं। कथ्य,
बिंब और प्रतीकों से गढ़े इस गीत में तत्कालीन समाज को देखा जा सकता है। गहत और भट्ट दो तरह के खाने हैं, एक झंगोरे और 3 कोदे के खेत हैं। ओबरा और पांडा को मिलाकर एक 2 मंजिला मकान है। गाय के बिना गौशाला खाली है। मंडुए की रोटी और बासिंग की भुजी ही नसीब होती है। कभी कंडाली के साग की काफली बनाकर खाने की मजबूरी है। बिना भुना, आधा उबला और बिना नमक का खाना खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कभी ठीक हुआ तो गहत की दाल मिल गई, नहीं तो भट्ट खाकर ही भूख मिटा ली। कभी तो बच्चों को किसी तरह समझा बुझाकर भूखा भी सोना पड़ता है। गैथू भट्ट का द्विफांगा, अर एक झुंगरेड़ो 3 कुदाड़ी। ओबरा पांडा को कूड़ो एक, गोरू का बिना गुठियार खाली। जौल मंगरी गीत संग्रह में जीत सिंह नेगी जी अपनी उस प्रेमिका को याद कर रहे हैं जिसकी उन्होंने सूरत भी नहीं देखी है, लेकिन वे उसके हृदय की वीणा की तार को झनका देते हैं। प्रेम कितना पवित्र और निश्चल हो सकता है, उसे इस गीत से समझा जा सकता है। जुड़वा धारे की जलधारा में मैंने तेरी परछाई देखी है। तेरे हाथ में देने से पहले मैंने गीतों भरा यह पत्र लिखा है। मैंने जौल मंगरी का मूण तेरी परछय ही परछय देखी छे। त्यारा हाथों में पहली दीणू को या तब गीतों की पत्री लेखी छे। उस दौर की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि रुपया जेवर लेकर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। लोकगीतों में इस पीड़ा को बहुत अभिव्यक्त किया जाता रहा है। जीत सिंह नेगी ने भी इस विषय पर एक बहुत ही मार्मिक गीत रचा। इसमें उन्होंने कहा कि अभी लड़की 13 बरस की भी नहीं हुई, उसे मांगने वालों की लाइन लग गई है। उसकी सुंदरता को देख सेठ भी आकर बैठ गया है। वो निर्भागी है जिसे सुंदरता मिली। ऐसी लड़की राक्षसों के हाथ ही जानी है। सेठ की थैली में चांदी की खनक सुनाई दे रही है। नथुली, बुलाक, मुरखला, झिवरा, पौंची भी झड़ाझड़ बजने लगी है। बूढ़े सेठ को अपनी बेटी देने का वचन बाप ने दे दिया है। बहुत कोमल सा एक फूल पेड़ की डाल से गिर गया है। एक तरफ पिता की गरीबी, बेबसी और दूसरी तरफ उसके जीवन की हत्या है। पर अपने भाइयों की दशा देखकर उसने अपने पिता की मजबूरी से समझौता कर लिया है। नौनी ते 12 बरस नी हुई ना, मंगदेरों की पंक्ति लगना लंगी ना। स्वाणी मुखड़ी देखी की वी की, द्वी सेठ जमी की बैठी की ना। निर्भगी छोरी स्वाणी नी होंदी, चुलबुली सुबाणी लेनी होंदी। पहाड़ में विवाहित लड़कियों के अपने मायके से लगाव और प्रेम को भी उन्होंने एक सुंदर गीत से अभिव्यक्त किया। लड़की को अपने मायके जाने के लिए बादलों से विनती करनी पड़ रही है कि सौण भादों के बादलों सुनो, बरसना नहीं, क्योंकि मुझे अपने मायके जाना है। घी संक्रांति का महीना आ रहा है। ये ककड़ी और मक्के खाने के दिन है। मायके की अच्छी बुरी सभी तरह की चीज़ें मीठी ही लगती हैं। मुझे रुलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? बारिश मत आना, मुझे मायके जाना है। सौण भादों का बादल उसुणा, बरखा न कया मिन मैत जान। ए गे घिया संग्रांदी को मैना, ककड़ी मुंगरी खाण क देना। मैत की सभी भली बुरी चीज़ी खाण तो मीठी ही लग देना। मुंबई में रहने के कारण जीत सिंह नेगी के कुछ गीतों में बम्बैया गीतों का प्रभाव भी देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने इन गीतों को भी बहुत सुंदर पहाड़ी रंग दिए। मित सदन को अब भूल जया, भूली के भी कभी याद न किया। आज तुम्हारी बारात जाली, तुम ते दगड़िया नई मिल जाली। जीत सिंह नेगी की गीतों की बात करें तो तू होली ऊंची डांडियों मबीरा घस्यारी का भेसमा पहले स्थान पर आता है। ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि दशकों से गढ़वाल में घस्यारी और बीरा एक दूसरे के पर्याय बन गए।
अपनी रोटी रोजगार के लिए परदेश में रहने वालों के लिए अपनी गांव की खुद मिटाने का यत्न करना ही इस गीत का विषय है। उनके दूसरे नंबर का गीत है पाकी गैना गाँव की सारी, मणिगे सट्यों की झड़ाई मेरी कमला, भेटी जा तू आज मितें, हिमाली जांदू छो लड़ाई मेरी कमला। सैन्य बाहुल पहाड़ के हर तीसरे घर में इस तरह का दृश्य आम बात है। ये गीत 1962 के भारत चीन युद्ध के समय लिखा गया था। लोकप्रियता की दृष्टि से ये उनका तीसरा गीत है। पिंगला प्रभात का घाम तैले की, सूरज धार माहे के, भैर और धौमाऊ की पंचमी, तेरो बसंत ऐगे। जीत सिंह नेगी ने एक बहुत ही भाव विभल करने वाला गीत भी रचा। एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी है, एक दुधमुहा बच्चा है, दोनों की एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम से भरी वह प्रीत कैसी है, यह समझना अपने आप में उस प्रेम की बड़ी गंगा में डुबकी लगाने जैसा है, जहां आस्था और विश्वास की इतनी निर्मल धारा है जो उसे आपस में जोड़े रखती है। ये प्रेम अपनी उस पत्नी के लिए है जो जंगल में घास लेने गई है। सांझ ने घिरना शुरू कर दिया है। सांझ भले ही दिन भर की थकान का एक विश्राम स्थल हो, लेकिन वह उजाले के अंधेर के आगोश में आने का संकेत भी है। सांझ में परिवार के घर आंगन में आ जाना, दिन भर के कष्टों का खुशी में बदलना है। गांव में रुमुक यानी सांझ होने से पहले घर न पहुंचना किसी भी आशंका का द्योतक है। पत्नी के सांझ पड़ने तक घर न पहुंचने की चिंता से पति व्याकुल है। किसी अनहोनी से उसका मन विचलित हो गया है। वो अपनी पत्नी को याद करते हुए कह रहा है कि घास काटने गई मेरी प्यारी छैला, सांझ पड़ गई है, अब घर आ जा। दुधमुहा बच्चा तेरी बाट जो रहा है, अब समय हो गया है, घर आ जा। घास काटिक प्यारी छैला है, रुमुक हुए गे घर जाई। घास काटिक प्यारी छैला है, रुमुक हुए गे घर जाई। दो दो कानौना की हिंगर गणिच है, रुमुक हुए गे घर जाई। घास काटिक प्यारी छैला है। जीत सिंह नेगी के गीत संगीत का आयाम बहुत विस्तृत है। उसमें हम कई रंग, भाव और बिंब देख सकते हैं। उन्होंने लोक की कई विधाओं को अपने रचना कर्म का न केवल हिस्सा बनाया, बल्कि लोक के कई प्रारूपों को अपनी गीत रचना यात्रा में शामिल भी किया। इनमें एक गीत बहुत चर्चित रहा जिसे उन्होंने लोक शैली सरों के रूप में रचा। उल्लेखनीय है कि सरों उसी तरह का लोक नृत्य गीत है जैसा कुमाऊं में छोलिया है। इस तरह की विधा कुमाऊं से लगे पौड़ी जनपद के इलाकों में ज़्यादा प्रचलित है। इस गीत में लोक की उस परिकल्पना को प्रतिबिंबित किया गया है जिसमें कैलाश पर्वत के उस छांव में बैठने की कल्पना की है, जहां गौरा शिवजी के चरणों में बैठी होंगी। इस तरह के लोक आख्यानों को लोक विधाओं के साथ जोड़कर रचने की कला जीत सिंह नेगी के पास ही हो सकती है। यह गढ़वाल का एकमात्र गीत है जिसमें सरों का भी उल्लेख है। चल रे मन माथी जयोला, कैलाशों की छाओं रे, बैठी होली गौरा भवानी, शिव जी का पाँव रे।
चल रे मन माथी जयोला कैलासु की छाओ रे। जीत सिंह नेगी ने मानवीय मनोभावों को बहुत संजीदगी के साथ उकेरा है। एक तरह से ये उन मनोभावों के रचना धर्मी भी हैं जिसमें हर भाव के लिए गहरी संवेदनाएं हैं। कई बार यह संवेदनाएं इतने गहरे तक उतर जाती हैं कि हर किसी को ये अपना भोगा यथार्थ लगने लगता है। हमारी सामाजिक संरचना और उससे लिपटी कई मान्यताओं ने महिलाओं के प्रति प्रेम को इजहार न कर सकने की बंदिशें लगा दी हैं। इसमें कई बार नई नई शादी के बाद भी युगलों का मिलना कठिन हो जाता है। नई नई दुल्हन का पति 4 साल बाद घर आया है। पत्नी के हिस्से में पति के साथ दिन में भी बातचीत करने का मौका नहीं आया। दरअसल पति के लिए अपने माता पिता और गांव के तमाम लोगों से मिलने के बाद आखिरी नंबर पर उसकी पत्नी है। तब उसने अपनी यह सारी हसरत रात में बगैर सोए पूरी की। सुबह उसके पति के साथ किए गए इस अन्याय का एहसास होता है। अपने को वह इस बात की अपराधी मानती हुई मेर यानी सुबह बांग देने वाली मुर्गे से मन ही मन कहती है कि तू धीरे धीरे आवाज़ देना, मेरे पति की नींद टूट जाएगी। हमारी सारी रात बातों में ही बीत गई है, अब आंखें लटपटा रही हैं। माठू माठू बासर मेर ऊँकी नींद बिज जाली, सारी रात हमारी बातों में बीती आँखें छन घुघयाली। माठू माठू बासर मेर। किसी भी गीतकार का सबसे सबल पक्ष शब्द सामर्थ्य का होता है। जीत सिंह नेगी की शब्द सामर्थ्य में गहरी पकड़ रही है। यही शब्द सामर्थ्य उनके कथ्य को प्रभावी बनाता ही है। गीत में लालित्य और श्रोता को उससे और गहरे तक जोड़ता है। उन्होंने अपने एक गीत में भात का ही 6 प्रकार से वर्णन किया है। गिंज-गिंजो भात, डक्योण्या भात, फुक्योणा भात, कोरो कणकण्या भात, पड़पड़ो भात, सिणसिण्या भात। इस तरह के शब्द चयन और शब्दों की अलग अलग तरह की महत्ता भाषा को समृद्ध बनाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जीत सिंह नेगी को इसलिए भी हम कालजयी रचनाकार के रूप में याद करते हैं कि उन्होंने अपने गीतों की माला में अलग अलग विषयों के इतने फूल गूंथे हैं कि उनके रूप, रंग और सुगंध को सदियों तक संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में गढ़वाल के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत कैनवास रचा है। पहाड़ के रहवासियों की कठिन और संघर्षमय जीवन को गहरी संवेदनाओं के साथ समझा है और सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ चेतना जगाई है। अपनी श्रृंगार से भरी रचनाओं से उन्होंने समाज को जीवंतता प्रदान की है। महिलाओं के अपने मायके की याद और पतियों के परदेश जाने की व्यथा से उपजी खुद को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वर दिए हैं। पहाड़ में आने वाली आपदाओं के प्रति अपनी लेखनी चलाई है। वीर भड़ों और स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्यों को गीतों का विषय बनाया है। हास्य व्यंग की रचनाओं से मनोरंजन किया है। समाज को प्रेरणा देने वाले कई गीत लिखे हैं। पहाड़ की ठंडी ताज़ी हवाओं और प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाले पानी के संगीत से अपने गीतों को सजाया है। अपनी कर्णप्रिय आवाज़ से उन्होंने पहाड़ी समाज को गीत संगीत की अमर कृतियाँ भेंट की हैं। जीत सिंह नेगी गीत संगीत के पुरोधा तो थे ही, उनका उत्तराखंड में गीत नाटिकाओं के सृजन में भी बड़ा योगदान रहा। एक तरह से उनकी गीत नाटिकाएं हमारी धरोहर हैं, पथ प्रदर्शक हैं, सृजन की प्रेरणा देने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। यह भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आज के तकनीकी युग में भी हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में उनके गीत संरक्षित नहीं है। यहाँ गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का जिक्र करना बहुत आवश्यक है कि उन्होंने जीत सिंह नेगी के गीतों को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जो काम किया
उसे लाखों लोग भी मिलकर नहीं कर सकते। ये प्रयास था जीत सिंह नेगी के लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज़ देकर ऑडियो के रूप में अपने समाज को भेंट करना। तू होली बीरा नाम के एल्बम के गीतों को सुनकर जीत सिंह नेगी के गीतों को पहचानने का रास्ता निकल पाया। इस एल्बम के शब्द और इसका संगीत मूल गीतों का ही है, जिन्हें स्वर नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया है। इस एल्बम के बनने की कहानी आप प्रोग्राम की शुरुआत में खुद नरेंद्र सिंह नेगी से सुन ही चुके हैं। गीत संगीत के क्षेत्र से जुड़े युवाओं को इस प्रसंग से सबक लेना चाहिए कि अपनी धरोहर को आगे ले जाने वाले अग्रजों का सम्मान करके ही वे आगे बढ़ सकते हैं और सम्मान के हकदार होते हैं। यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है कि हिंदी गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले प्रख्यात गीतकार गोपाल दास नीरज और जीत सिंह नेगी समकालीन हैं। ये दोनों ही वर्ष 1925 में जन्मे। इनकी आयु में 2 महीने का ही अंतर है। नीरज जी को रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी की वीणा कहा था। इसमें कोई शक नहीं कि जीत सिंह नेगी जी गढ़वाली मुरली हैं। वे उन ग्वालों की मुरली हैं जो घने जंगलों में चरने वाली गाय बच्चियों को सहारा देती है, घसियारियों को सुकून देती है, ग्वालों के सपनों को पूरा करती है। नीरज के गीतों की तरह जीत सिंह नेगी के गीतों में भी स्वरबद्धता के साथ आंतरिक लय भी मिलती है। बस गली उड़ो गीत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तब तू समझी आज़ाद गीत प्रगतिशीलता की दृष्टि से देखने लायक है। जीत सिंह नेगी अपनी आज़ादी की कल्पना को तभी साकार मानते हैं जब लोगों की हर तरह की आकांक्षाएं पूरी हो। वे उन आकांक्षाओं का एक बड़ा आकाश मानते हैं। उनकी अपनी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के बारे में कहना है कि मैं तभी देश को आज़ाद मानूंगा जब विदेशी भाषा को बोलने की जगह लोग अपनी भाषा का प्रयोग करें। गीतों में स्वदेशी भाव और लोकगीतों के माध्यम से देश के विभिन्न लोक बोलियों की मिठास आने को ही वो अपनी आज़ादी मानते हैं। देश में जब चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त और काले धन की तिजोरियां टूटेंगी, तभी हम अपने को आज़ाद मानेंगे। कोई भारी फीस देकर तो कोई पढ़ाई के लिए कर्ज मांगे। इस तरह के शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करने को ही असली आज़ादी माना जाएगा। कॉमन स्कूल सिस्टम का सवाल उन दिनों बहुत ही आगे की बात थी। जमुना बी की गौड़ी उनके चित्रात्मक शैली के गीतों का एक प्रतिनिधि गीत है। इस गीत में एक दुधारू गाय और उसकी मालकिन का इतना सुंदर शब्द चित्र है कि वो मानव और पालतू पशुओं के बीच के अंतर संबंधों का मानवीयकरण है। इस गीत के बिंबों में जो शब्द चित्र हैं, उससे पढ़ने सुनने वाले न केवल चित्र देख सकते हैं, बल्कि वे दूध की धार से निकलने वाली गगराट आवाज़ को भी सुन सकते हैं। दही को मथने के लिए मथनी के 2 पालों से निकलने वाली गर गर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। उनके इस गीत में उकेरी भावपूर्ण व्यंजनाएं दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी का स्वाद पढ़ने सुनने वालों तक पहुंचा देती है। जीत सिंह नेगी ने गढ़वाली साहित्य, संगीत, कला, भाषा और रंगमंच के ऐसे कुशल शिल्पी थे जिन्होंने लोक से निकली ध्वनियों को एक विस्तारित राजमार्ग सा विस्तार दिया। ऐसा राजमार्ग जिसमें लोक विधाओं को तेजी से आगे पहुंचने का मौका मिला। वे इस रास्ते दूसरे समाजों और लोक विधाओं से संवाद भी कर पाए। ये अलग बात है कि उनके बनाए मार्ग पर चलने के लिए नई पीढ़ी कितनी तैयार हो पाती है। जीत सिंह नेगी की आकांक्षा ना तो कभी सर्वश्रेष्ठ बनने की रही और ना धनवान बनने की। उनकी मंशा हमेशा ये रही कि उनकी कल्पना से निकली रचनात्मकता की धारा निरंतर बहती रहे। लोक के संदर्भों के साथ, लोक के मर्म के साथ नए रचनाकार भी उस धारा को आत्मसात कर इसकी निर्मलता, स्वच्छता और सरोकारों को आगे ले जा सकें। जब तक पहाड़ों में हरी घास रहेगी, बीरा भी रहेगी और तू होली बीरा
का कालजयी गायक भी याद रहेगा। पहाड़ की हर बसंती पर सूरज जब अपनी पीली आभा से भरी ऊष्मा लिए डांडों की धार पर आएगा तो उसमें हमें जीत सिंह नेगी का अक्स भी दिखाई देगा। उनकी रचनात्मकता से भरी रोशनी दिखाई देगी। गढ़वाली लोक में लिपटी जीत सिंह नेगी के गीत काव्य से चमकती सूरज सी रोशनी को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सहस्त्राब्दियों के रचनाकार हैं, हर युग तक जीवित रहेंगे। जीत सिंह नेगी पर यह लेख गढ़वाली भाषा में लोक अध्येता देवेश जोशी ने लिखा था, जो दूध बोली पत्रिका के वार्षिक अंक में प्रकाशित हुआ। इसका अनुवाद और इस प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर करने के साथ ही बारामासा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।